राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और जो है बीपीएससी ट्री 4 एंड बीपीएससी स्टेट अकादमी का जो है तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। तो आज हम लोग जो एक है सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि क्लास 8 से आपको 10 तक चलेगा। ठीक है, और इसमें सारा ऑब्जेक्टिव सवाल सोल्व होगा, ठीक है, विथ प्रूफ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल, जो कि पहला चैप्टर ही है क्लास 8 का, फसल उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, तो आइए दोस्तों, पहला सवाल है कि मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पे हिंदी में है, तो और जो भाई इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है इंग्लिश में। ठीक है, तो बाईलिंगुअल है और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए सवाल पे आते हैं कि कह रहा है कि नोट इसेंशियल टू ग्रो मेज, यानी कि इनमें से कौन सा तापमान या फिर परिस्थिति जो है मक्का उत्पादन के लिए अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, अनिवार्य नहीं है। तो सबसे पहले मक्का उगाने के लिए जो है लो टेम्परेचर अनिवार्य परिस्थिति नहीं है, यानी कि इसका लो टेम्परेचर जो है अनिवार्य नहीं है। हाई टेम्परेचर मीडियम टेम्परेचर पर भी हो जाता है। ठीक है, या उच्च तापमान, पर्याप्त आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और मक्का के लिए जो होता है तापमान कितना होता है, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा, मक्का जो उगता है 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में मक्का जो है उग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मक्का के बारे में है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, लो टेम्परेचर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, अदरक के प्रबंधन यानी कि प्रोपगेशन ऑफ जिंजर आमतौर से किसे उपयोग किया जाता है। यानी कि अदरक का कौन सा भाग जो है हम लोग यूज करते हैं। तो यानी कि सभी को पता है कि अदरक का कौन सा भाग, तो अदरक जो होता है ये आम तौर पर उसके प्रकंद यानी कि राइजोम द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि ये जो होता है राइजोबियम द्वारा मिट्टी के अंदर होता है, और जो कि एक क्या है, भूमिगत तना है। अब इसका जो है हम उपयोग किसका करते हैं, तो प्रकंद का करते हैं, जिसे तना ही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है स्पष्टीकरण मिल जाएगा। ठीक है, इसमें नोड्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं नोड्स उगे हुए रहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आगे सवाल चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, यानी कि तीसरा सवाल है, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे फिर से पूछ दिया कि कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में कौन सा कथन नहीं है सही, तो ये क्षमता को बढ़ा देता है, ये तो सही है। इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जानेंगे कि यह मृदा की जलधारिता क्षमता को बढ़ा देता है, ये तो कथन स्पष्ट है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में। कह रहा है कि इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है सही, क्योंकि आवश्यक पोषक तत्व जो भी मौजूद होते हैं ये हमेशा संतुलित मात्रा में नहीं होते हैं। जब आप रसायन चीजें डालते हो खेत में, ठीक है, खाद की तुलना में, ऑर्गेनिक के मैटर की तुलना में, तब जो होता है खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कभी कम जाती है तो कभी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह धीरे धीरे यानी कि चेंज होते रहता है, तो इसमें ऑप्शन भी हो जाएगा। अब कह रहा है यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है, तो यह जो है कथन सही है। यानी कि जब आप ऑर्गेनिक खाद उपजाऊ करते हो तो ये जो जब खेत में डालते हो तो यह ह्यूमस को बढ़ा देता है और मिट्टी को जो है क्या अपघटित करता है, जिससे उर्वरकता क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है फ्रेंड। करा है कि डी, इससे मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है, तो ये तो बात सही है। ऑर्गेनिक खादों डालने से जो है मृदा की जो है सुधार हो जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है वायु संचार और जल निकास क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन जो है क्या किधर गया, हाँ, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, यानी कि इसमें सभी पादप
पोषक संतुलित मात्रा में होता है, तो ऐसा कहना गलत है। ठीक है, यानी कि बैलेंस ऑल न्यूट्रिएंट्स सही नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड, अगला सवाल चलते हैं 4 नंबर पे। ठीक है, कह रहा है कि अनाज से भूसी, यानी कि जब आप भूसे को देखते हो, भूसा किस में निकलता है? चावल में। ठीक है, जब धान कुटा कर लाते हो, या फिर गेहूं में जो होता है भूसियाँ, यानी कि जब निवारी डेंगाते हो, ठीक है, निवारी ही कहते हैं, वहाँ से जब गेहूं धान निकलता है, धान ही बन जाता है ना, हाँ, तो वहाँ से ओसाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो अब जैसे घर में मेन, यानी कि छोड़ दो ये सब, ये महिला जैसे ओसा रही है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जब घर में आपके मम्मी या फिर आपने कभी खाना बनाए होंगे, तो चावल में भूसा रहता है तो उसे फटकते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से आकार का सूप रहता है। ठीक है, अब इसमें फटकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फटकना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फटकना, यानी कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। ठीक है दोस्त, अगला सवाल ये रहा, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कह रहा है कि कथनों के उस समुच्चय यानी कि सेट से जो भी दिया गया है, कौन से संकेत मिलते हैं जिससे कि फसलों की सिंचाई क्यों आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले आप मृदा की बनावट को बेहतर करते हैं सिंचाई करने से। ठीक है, मृदा की बनावट बेहतर होती है। तो ऐसा नहीं है, ये हो जाता है हल जोतने से। हल जोतने से ही मृदा की बनावट जो है सही हो जाती है, सिंचाई करने से नहीं होती है, तो ये गलत है। सिंचाई करने से फसलें पाले और उष्ण वायु प्रभावों से बची रहती है। तो इरिगेशन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट एंड हॉट एयर करंट से, जब फसलें गर्म होने से इसे बचाती है। पौधे पोषक का अवशोषण अधिकांशतः धुली हुई अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही, यहाँ पे पूरा जो है दिया गया है सेट से। ठीक है, पौधे पोषक का अवशोषण अधिकांशतः घुली हुई अवस्था में रहते हैं। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पानी में घुलने के बाद ही पौधे द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं, और सिंचाई इस प्रक्रिया को सुगम बनाती है। पहला क्या करा था? बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सही बात है, जब आप देखते हो खेत में, जब पापा या फिर आप, हमने भी लगाया, ठीक है, जब बीज धान की खेत लगा, धान की मोरी बुनने के लिए जाते हैं, तो धान को पहले पहले खेत को अच्छे से जोत लेते हैं, फिर उसमें पानी सारा भर देते हैं, ढेर सारा, फिर उसमें धान का छिड़काव कर देते हैं, धान के बीज का। ठीक है, तो ये जो है आर्द्रता की आवश्यकता होती है, सिंचाई से पूरी ही होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल, कह रहा है कि खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार उपयोग करता है? अच्छा, अब जब कुदाल लेके मम्मी पापा कहते होंगे आरी बना दोगन खेत के, ठीक है, आरी बना दी। अब ये जो है, ये खेत में आप जैसे घास वगैरह ढेर सारा है, अब यहाँ पे घास आ गया, यहाँ पे साफ करना है, तो कुदार से एक जगह ऐसे, हाँ, कर देते हो फावड़े से, तो इसका क्या हो जाएगा? फावड़ा हो जाएगा, फावड़ा। फावड़ा ही होगा ना, फावड़ा। देखो ये हो जाएगा फावड़ा, इंग्लिश में होई का उपयोग करते हैं। अच्छा, खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी को ढीला करने के लिए, जबकि हल का उपयोग जुताई करने के लिए करते हैं, और कुल्हाड़ी का उपयोग लकड़ी काटने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला सवाल चलते हैं फ्रेंड, 7वां, उर्वरकों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स? ठीक है, नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये जो है उपजाऊ के लिए जो है कौन सी बातें आवश्यक नहीं हैं? तो चलेंगे कि यह जो है उर्वरक उपजा को, यह उर्वरज उपज को बढ़ा देता है। ठीक है भाई, ये तो सही बात है। अत्यधिक प्रयोग से मृदा में पोषक का यानी कि पोषकों का संतुलन बिगड़ जाता है। तो कह रहा है कि उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम भी कर सकता है। ठीक है, और जिसमें होता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की संतुलन बिगड़ सकता है। आमतौर पर यह कम मात्रा में उपयोग किया जाते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं, सही बात है,
जो कि विशेष तत्वों से समृद्ध होते हैं, बहुत सारे तत्व एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं आपके रासायनिक खाद। आमतौर पर कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की संतुलन बनी रहे। अच्छा, ये पर्यावरण हितैषी है, यह कथन गलत है। कह रहा है कि यह विशेष रूप से उनका गलत तरीके से प्रबंधन या अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो वास्तव में ये क्या होता है, जैसे आप एयर एंड वाटर मिक्स करके जो होता है दोनों दूषित हो जाता है। जैसे एयर में आप वाटर मिला दो तो जिससे यह पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल करा कि फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि फसल के खरपतवार में, तो यह फसल कटाई, सबसे पहले तो यहाँ आंसर देख लेते हैं, ठीक है। खरपतवार का, अच्छा, ये जब फसल आप काटते हो तो खरपतवार जो होता है फसल कटाई में बाधा डालता है, ये तो सही है। दूसरा कथन है कि यह कथन गलत है, क्यों? क्योंकि खरपतवार जो होता है खरपतवार जो होता है फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं, सहायता नहीं करते हैं, ठीक है। खरपतवार बाधा डालते हैं, यह सहायता नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि वे फसल के स्वास्थ्य वृद्धि में सहायता करते हैं, ठीक है, सहायता नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी कथन गलत है, गलत है। अब कह रहा है कथन 3, वे फसल के पौधों के साथ जल, पोषक स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। क्योंकि खरपतवार जो होते हैं जल के साथ अलग, पोषकों के साथ अलग, स्थानों के साथ अलग अलग जो है नुकसान करते हैं, फायदा भी करते हैं, ठीक है। तो सही है, ये कथन सही है। कह रहा है कि कथन 4 देखेंगे, वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, यह कथन सही है। क्योंकि जो खरपतवार पौधे की वृद्धि को नकारात्मक रूप से जब प्रभावित करते हैं, तो ये भी सही है और पहला भी सही है, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। तो आंसर कहाँ गया? ऑप्शन ए, 1, 3 एंड 4। अगला सवाल है 9th, मृदा को ढीला करने के लिए यानी कि प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो क्या किया जाता है? जुताई और हल चलाना। यहाँ देखिए चला रहा है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीनों में होता है? तो मानसून का मौसम से जानने से पहले पूरा ही मौसम ही डाल लेते हैं, ठीक है। ये ऋतुएं कौन कौन सी है? तो IMD के अनुसार, यानी कि इंडियन मौसम विभाग के डेवलपमेंट, यानी कि विभाग के जो दोबारा बांटा गया है, 4 ऋतुएं हैं। मार्च से जो जून तक होता है वो क्या होता है? गर्मी होता है। अब जून चल रहा है तो पूरा गर्मी चलेगा। अब जून से सितंबर तक क्या होता है? मॉनसून होता है। फिर क्या होता है? अक्टूबर से नवंबर तक क्या होता है? शरद ऋतु होता है। अब दिसंबर से फरवरी तक क्या होता है? शीत ऋतु होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इंडिया में तो 6 सीजन है, विंटर, स्प्रिंग, समर, प्री विंटर, ऑटोमन, मॉनसून। समझ में आ गया? तो ये जो है हमारे देश में मॉनसून का मौसम जून से लेकर सितंबर तक होता है, ठीक है। अगला सवाल, सिंचाई के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधे की जड़ों के समीप बूंद बूंद कर डाला जाता है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये होता है, यहाँ देख लो, जड़ों में डाला जाता है तो ये ड्रिप इरिगेशन। अगर स्प्रिंकल करके छिड़काव, जो यानी कि एक पाइप खड़ा कर दिया और उसमें छेद ढेर सारा रहता है, तो ये स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया। अब सरफेस इरिगेशन क्या होता है? यानी कि जैसे किनारे किनारे फसलों को जो है पानी दिया जाता है, ये हो गया। तो आप आजकल गांव में यही, यानी कि हमेशा जो है ये गांव में अभी तो यही परंपरा चलता है, सरफेस इरिगेशन। इसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, पानी सिर्फ से कम किस में लगेगा? ड्रिप इरिगेशन में। अच्छा, ये सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है? ये भी हमारे गांव में यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि डायरेक्ट जड़ पे पहुंचाने वाला जो ये तरीका कौन सा हो जाता है? तो ड्रिप विधि, यानी कि ड्रिप सिस्टम। अगला सवाल लास्ट सवाल है, ठीक है। आज 15 मिनट में वीडियो ख़त्म। अगला चैप्टर इसके बाद जो है अपलोड हो जाएगा। कह रहा है कि ये हाशियाँ, कुदाली,
सीड्रल्स स्प्रिंकल किस चीज़ में काम आता है? तो ये होय, होय मतलब क्या होता है? कुदाल। कुदाल क्या होता है? क्या होता है? कटाई करने के लिए, है ना? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 का सी। अच्छा, और क्या होता है भाई? सिक्कल हाशिया। स्प्रिंकल क्या होता है? तो सिंचाई करना, तो ये डी का 4 हो जाएगा। ठीक है। सीड ड्रिल करना, यानी कि सीड ड्रिल करना, तो बीज बोना होता है। तो ये सीड ड्रिल क्या होता है? बीज बोना। अब बच गया कौन सा? तो हाशिया, जुताई करना, हल। ठीक है। तो ए का हो जाएगा 1 का ए, 2 का क्या हो जाएगा? सी, 3 का क्या हो जाएगा? बी, 4 का क्या हो जाएगा? डी। आंसर मिल गया आप लोगों को। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और प्ले लिस्ट जो है आप चेक कर लीजिए। हम लोगों ने बीपीएससी ट्री 1, 2 एंड 3 का प्रीवियस ईयर पेपर करा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।